2 दिसंबर की वह रात, कड़कड़ाती ठंड जिसने भोपाल पर एक ऐसा घाव छोड़ा जिससे आज भी बहुत से परिवार पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसकी सजा आम जनता को मिली? भोपाल गैस त्रासदी के बाद कौन सा ऑपरेशन चलाया गया कि भोपाल में रह रहे लोगों के मन में दहशत और बढ़ गई? लोग अपने अपने घरों को छोड़ भागने लगे। इस ऑपरेशन को समझने से पहले हमें इस त्रासदी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। जब एक विदेशी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल ने विदेश से आकर भारत की धरती पर पैर जमाए, उन्होंने भोपाल शहर को चुना और अपने केमिकल प्लांट का काम सन 1969 से शुरू कर दिया। जब इस प्लांट की शुरुआत हुई तो भोपाल के लोग इस प्लांट से बहुत उत्साहित थे क्योंकि यह प्लांट उन्हें रोजगार देने वाला था। लेकिन शायद ही उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि आगे चलकर यह प्लांट उनकी सांसों में जहर घोलने वाला था। यूसीआईएल का मकसद था फर्टिलाइजर तैयार करना और इसे बनाने के लिए केमिकल को पहले इंपोर्ट किया जाता था और फिर इंपोर्ट किए हुए केमिकल्स को फॉर्मुलेट कर सेविन और टेमिक जैसे कीटनाशक बनाए जाते, जिन्हें बाद में बाजार में बेचा जाता था। यूसीआईएल बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल को इंपोर्ट कर रहा था, जिस कारण उसके प्रॉफिट पर इस इंपोर्ट का असर साफ दिखने लगा था। प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए कंपनी ने एक निर्णय लिया और वह था कि अब भारत में ही मेथिल आइसोसाइनेट MIC केमिकल को तैयार कर सेविन कीटनाशक बनाया जाएगा। अब शुरुआत हुई MIC केमिकल को इस फैक्ट्री में बनाने की। MIC एक ऐसा केमिकल है जो बहुत ही घातक माना गया है। इस केमिकल को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए बहुत से सेफ्टी प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होता है। लेकिन गैस लीक के बाद जब जांच हुई तो यूसीआईएल की इस फैक्ट्री में बहुत सी लापरवाहियां सामने आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस MIC केमिकल को 3 बड़े टैंक्स में रखा गया था, जिन्हें E610, E611 और E619 नंबर दिया गया था। सेफ्टी रेगुलेशन नियमों के अनुसार 50% से ज्यादा MIC को स्टोर करने की अनुमति नहीं थी। अगर दोनों टैंक्स की बात करें तो उन दोनों में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए था और जो तीसरा टैंक था उसे खाली रख केवल एक बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। इन टैंक्स में नाइट्रोजन भी भरा जाता था, जो इन टैंक्स में रखे MIC केमिकल को कंट्रोल में रखता था। MIC एक ऐसा केमिकल है जिसके साथ अगर पानी या ऑक्सीजन मिल जाए तो वह उसे और भी घातक बना देते हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। बताया गया कि पानी MIC के टैंक में जा पहुंचा और फिर हुआ एक बड़ा केमिकल रिएक्शन। MIC ने एक घातक गैस का निर्माण कर दिया। इस केमिकल को उग्र बनाने वाला पानी टैंक में मिलना शुरू हो गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। जैसे ही यह गैस बाहर निकलना शुरू हुई तो उस भयानक गैस ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। MIC के टैंक E610 में प्रेशर इतना बढ़ गया कि गैस अब लीक होना शुरू हो गई। गैस लीक होकर वेंट के जरिए बाहर निकलने लगी और फिर शहर को अपनी चपेट में ले लिया। इंसानों के साथ साथ जानवर भी इसकी चपेट में आ गए और बहुतों ने अपनी जिंदगी खो दी। इस त्रासदी से पहले भी गैस लीक के मामले इस फैक्ट्री में देखे गए थे, मगर यूसीआईएल ने ऐसे हादसों को दोबारा रोकने के लिए कोई भी बचाव कदम नहीं उठाए थे। उनकी विदेशी फैक्ट्री में आधुनिक उपकरण लगे हुए थे, मगर भोपाल की इस फैक्ट्री की हालत अच्छी नहीं थी और ज्यादातर वार्निंग सिस्टम्स मैनुअल ही थे और ठीक से काम नहीं करते थे। इस त्रासदी के बाद सरकार ने केमिकल एक्सपर्ट्स की एक टीम भेज टीम को पूरी स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा। जैसे ही इस टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनके सामने एक के बाद एक चौंका देने वाली बातें सामने आने लगी। उन्होंने देखा कि MIC को बड़ी मात्रा में इन टैंक्स में स्टोर किया गया है और इन टैंक्स के तापमान को ठंडा रखने के लिए किसी भी तरह की रेफ्रिजरेशन मौजूद नहीं थी। कॉस्ट कटिंग के नाम पर फैक्ट्री में बहुत से सेफ्टी मेजर्स मौजूद नहीं थे। कॉस्टिक सोडा, जो कि इमरजेंसी में उपयोग किया जाता है, वह भी स्टोरेज के मुकाबले बहुत ही कम मात्रा में मौजूद था। वेंट भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। इसी वेंट से गैस बाहर निकल पर्यावरण में फैल गई थी। लेकिन फिर इस टीम के सामने ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया। उन्हें बताया गया कि MIC केमिकल अब भी दूसरे 2 टैंक्स में मौजूद है और उसकी मात्रा कम से कम 30 से 35 टन होगी। यह चौंका देने वाली बात थी क्योंकि जिस रात गैस लीक हुई थी लगभग उतना ही केमिकल अब भी बचा हुआ था। उस समय MIC का इतनी बड़ी मात्रा में स्टोरेज में रखा होना किसी घातक बम से कम नहीं था।
सेफ्टी रेगुलेशन के हिसाब से केवल 50% MIC स्टोर करने की अनुमति थी और एक टैंक को खाली रखा जाना था, लेकिन UCIL के तीनों टैंक्स MIC से भरे हुए थे। 2 टैंक्स में थी 75% MIC और तीसरे में भी बहुत मात्रा में इस केमिकल को स्टोर किया गया था। अब सामने थे 2 बचे हुए टैंक्स। केमिकल एक्सपर्ट्स की टीम ने आज तक इतनी मात्रा में MIC के साथ काम नहीं किया था और उनके सामने MIC को खत्म करने की चुनौती थी। अगर वह जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाते तो दूसरे टैंक्स फटने की संभावना उन्हें दिखाई देने लगी। फिर शुरुआत हुई ऑपरेशन फेथ की। इस ऑपरेशन का एक ही बड़ा मकसद था और वह था बड़ी ही सावधानी से बची हुई MIC को खत्म करना। पूरी जांच पड़ताल कर एक्सपर्ट्स ने यह निर्णय लिया कि अगर बची हुई MIC को खत्म करना है तो उन्हें दोबारा फैक्ट्री के ऑपरेशन को शुरू कर कार्बेरिल बनाना होगा, यानी बचे हुए केमिकल को एक कीटनाशक का रूप देना होगा। त्रासदी के पूरे 2 हफ्तों बाद फैक्ट्री को दोबारा शुरू किया गया। जैसे ही खबर फैली कि फैक्ट्री दोबारा शुरू की जा रही है तो लोगों ने शहर को जल्द से जल्द छोड़ना शुरू कर दिया। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग ट्रेनों, बसों और पैदल ही निकलने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इस शहर से जितना दूर हो सके जाना चाहता था। पूरी तैयारी के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन फेथ। इस ऑपरेशन को सावधानी से अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स लिए गए, जिसमें था फैक्ट्री पर हमेशा एक हेलीकॉप्टर घूमकर पानी का छिड़काव लगातार करेगा। फैक्ट्री के चारों तरफ गीली तरपाल लगाई गई, बहुत से ऑक्सीजन मास्क लाए गए और भारत देश की आर्मी की भी मदद ली गई। फैक्ट्री में बड़ी ही सावधानी से दोबारा कार्बेरिल बनाने का काम शुरू किया गया। एक एक पल बहुत कीमती था। बचे हुए MIC केमिकल को खत्म करने के लिए पूरे 6 से 7 दिन लग गए। हमारे देश के केमिकल एक्सपर्ट्स, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी और इन सभी कर्मचारियों का धन्यवाद देना होगा जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल बची हुई MIC को खत्म करने का काम किया। इस त्रासदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जो विक्टिम्स उस रात बच गए थे वह आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इस गैस ने उनके शरीर को अंदर से इतना बीमार कर दिया कि उनकी आने वाली पीढ़ी तक प्रभावित हुई। यह एक ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है।